हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारी एसएसटी की क्लासेस। आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले 6 to 7 क्लासेस जो है वो एसएसटी की करा दी थी, लेकिन बीच में से मैं थोड़ी बिजी थी तो आपकी क्लास नहीं ले पाई। लेकिन अब जो आपकी ये क्लासेस होंगी चंडीगढ़ पीआरटी की, ये रेगुलर रहेंगी और बहुत सारे बच्चों को जो चंडीगढ़ पीआरटी के फॉर्म हैं उनकी फिलिंग के लिए भी डाउट होगा कि ये फॉर्म कब फिल किए जाएंगे। तो जो आपके फॉर्म है ना, आज शाम से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आज जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब आप अफवाहों में मत आइए कि जो वैकेंसीज हैं वो वापस ले ली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपके 29 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो आप मतलब आप पढ़ते रहिए, ये नहीं है कि आप अपनी क्लास देखना छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। अब हम स्टार्ट कर देंगे हमारी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका मतलब संघ की जो विधायिका होती है। संघ मतलब जो सेंटर होता है, सेंटर में क्या क्या आता है। सेंटर में जैसे आपके संसद होती है। अब संसद क्या, जैसे संसद को हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। वैसे मैं ये आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में भी जो आपका न्यू पार्लियामेंट बना है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में कि संसद क्या है और मतलब उसमें क्या क्या होता है, कौन सा आर्टिकल लोकसभा का है, कौन सा आर्टिकल राज्यसभा का है। ठीक है, या तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो संसद का जो जिक्र है वो आपके आर्टिकल 79 में किया गया है। राज्यसभा का जो जिक्र है वो आपके आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का 81 में है। ये क्लास आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपका जो इंडिया है, इंडिया में जो संसद का गठन है वो किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर इसमें राज्यसभा आती है, राज्यसभा के साथ साथ यहाँ लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर किसका गठन करती है, हमारे यहाँ पर संसद का गठन करती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बना है, तो राज्यसभा से, लोकसभा से, साथ साथ हम इसमें प्रेसिडेंट को भी काउंट कर देते हैं। तो ये बात ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। आपके भारत में जो संसद का गठन होता है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है। तो जो राज्यसभा है, यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। आपसे आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आर्टिकल भी लिखे थे कि जो पार्लियामेंट है उसका आर्टिकल है 79, राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल होता है आपके 81। तो पार्लियामेंट आप देख सकते हैं ये PA से लिखा है मैंने, यहाँ पर P है फिर A है। A जो है ना वो 9 जैसा है, तो PA लिखेंगे, नीचे 9 बना देंगे तो 7-9 में क्या आपके पार्लियामेंट है। उसके बाद है राज्यसभा। J को आप 0 बना सकते हैं, J से 0, तो राज्यसभा में वो 0 वाला, इसका मतलब 80। इसके बाद है लोकसभा। लोकसभा किसमें है, 81 में है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। पार्लियामेंट का जिक्र जो है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, राज्यसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 81 में किया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 संसद के, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। भारतीय संविधान यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी होंगे तो बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलूँगी तो आपको शायद समझ में ना आए। तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 80 के अनुसार जो संसद है, संसद मतलब जो आपका पार्लियामेंट है, उसके उच्च सदन यानी कि उसके जो अपर हाउस होता है उसके रूप में उल्लेख करती है। तो जो मतलब राज्यसभा है उसे क्या कहा गया है, आपका अपर हाउस कहा गया है। तो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो कौन है, राज्यसभा है। पता है कई बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना वो लोकसभा को टिक कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से जैसे लोकसभा बड़ी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ मतलब MPs भी ज्यादा होते हैं उसमें, राज्यसभा में कम होते हैं। तो कई बच्चे जो पढ़ेंगे नहीं, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे गलत टिक कर देंगे। लेकिन जो आपकी राज्यसभा है उसे हम अपर हाउस के रूप में जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हाई मतलब अपर हाउस कौन सा है, तो आपको क्या टिक करना होगा, राज्यसभा क्या है, आपका अपर हाउस है। इसके बाद है राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य है वो कितने हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें 250 हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना, अधिकतम सदस्य की बात करेगा तो क्या टिक करेंगे, 250 टिक कर देंगे। यहाँ पर जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होंगे
राज्यसभा में जो 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होंगे। उसमें से जो 238 सदस्य बाकी रह जाएंगे वो राज्य से और यूनियन टेरिटरी से होंगे, यानी कि जो आपकी अलग 28 स्टेट्स हैं, इसके साथ साथ आपकी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आपके विधानसभाओं का गठन किया गया है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, यहाँ पर ना आपको सीएम देखने को मिलेंगे। जैसे बाकी दूसरी यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है, जैसे अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, वहां पर आपको सीएम नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं जहां पर सीएम बनते हैं। तो उन अगर मान लीजिए जहां पर सीएम बनेंगे वहां एमएलए होंगे, फिर वो जो एमएलए बनेंगे, मान लो विधानसभाओं में एमएलए बने, फिर वो एमएलए किसे भेजेंगे, अपने मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें वहां से राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, एमएलए अपनी तरफ से किसी मेंबर्स को भेजते हैं राज्यसभा में। तो इस तरीके से यहां से राज्य से और यूनियन टेरिटरी से 238 सदस्य जाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि 12 सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें क्या आप या मैं मतलब इस तरीके के लोग जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसमें ना कुछ मतलब उनका नाम होना चाहिए या उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया होना चाहिए, जैसे किस कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, समाज सेवा की हो। तो ये 4 क्षेत्र में ये जो सदस्य हैं ये मतलब 4 कैटेगरीज में इनको सिलेक्ट किया जाता है, जो क्या बनते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनते हैं। और ये 6 इयर्स के लिए रहेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना, मतलब कार्यकाल तो 6 साल है, या राज्यसभा को कितने समय के बाद भंग किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछा गया है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। ये एक स्थायी सदन होता है, इसे हम क्या नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्य जो होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, वो 6 साल के बाद में क्या ले लेते हैं, मतलब 6 साल के बाद वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के लिए डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है, लोकसभा के लिए डायरेक्टली इलेक्शन होता है, इसलिए उसको भंग करके दोबारा से नई लोकसभा का गठन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या ले लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं। वैसे तो इनका टाइम पीरियड कितना है, 6 साल का है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद क्या लेंगे ये मतलब अवकाश ले लेते हैं। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 साल का है। राज्यसभा में भी क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है, मतलब अपोजिशन होगा। ठीक है, अपोजिशन लीडर जिसे हम बोलते हैं, तो राज्यसभा में भी क्या होता है, अपोजिशन लीडर होता है, और वो कैसा होता है, कैबिनेट रैंक का होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कैसा होगा वो, कैबिनेट रैंक का होगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 1-2 बार राज्यसभा का क्या कर सकते हैं, अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जी जो होंगे उन्हें वर्ष में कम से कम 2 बार क्या करना पड़ेगा, अधिवेशन, एक टाइप का आप बोल सकते हैं स्पीच देनी होती है। ठीक है, जिस तरीके से जब वो स्टार्ट हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है उस समय आएंगे, और सेशन एंड होगा उस समय आएंगे। तो कम से कम साल में कम से कम 2 बार क्या करेंगे, राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत करते हैं। टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से अपनी स्पीच देना, बस यही होता है अधिवेशन आहूत करना। इसके बाद है राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले स्तर की प्रथम बैठक में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, जो आपकी राज्यसभा है उसकी जो बैठक होती है, जिसके सेशंस होते हैं, जैसे मीटिंग्स बोल सकते हैं हम उसे, सेशंस होते हैं। तो जिस तरीके से मान लीजिए एक सेशन हुआ, उसके और जब नेक्स्ट सेशन होगा उनमें 6 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का अंतर उनमें नहीं होना चाहिए। अब 6 महीने से पहले कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि राज्यसभा का मेंबर कौन व्यक्ति बन सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारत का नागरिक होगा वो क्या बनेगा, राज्यसभा का मेंबर बनेगा। उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 30 वर्ष होगी, और वो लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, किस पर नहीं होगा, वो लाभ के पद पर नहीं होगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर लाभ का पद ये होता है कि वो मतलब किसी भी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु भी पूछी जा सकती है, कार्यकाल पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को कितने समय के बाद में भंग किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, आपको याद रखने हैं।
इसके बाद है राज्यसभा के सभापति के बारे में बता देती हूँ। ये वैसे मैंने आपको जब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था तब मैंने इनके बारे में बताया था। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही क्या होंगे, मतलब राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों में से एक क्या बनाया जाएगा, उपसभापति बनाया जाएगा। तो जो उपसभापति होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन जो उपसभापति होंगे वो कहाँ से बनेंगे, राज्यसभा के सदस्यों में से ही क्या बना दिया जाएगा, एक उपसभापति बना दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। उपसभापति तब काम करते हैं जब आपके सभापति जी प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की पावर्स की। इसी से आपको एक आंसर मिलेगा कि जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस के रूप में क्यों जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मतलब जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस क्यों कहते हैं। तो राज्यसभा जो है वो लोकसभा के साथ में मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, क्या बनाएगी, लो बनाती है। हमारे जो देश में कानून लागू होते हैं वो राज्यसभा से भी पारित होते हैं, लोकसभा से भी पारित होते हैं, उस पर राष्ट्रपति जी भी अपनी परमिशन देते हैं, तभी जाकर वो कानून बनता है। तो उसी तरीके से राज्यसभा और लोकसभा क्या करेंगे, एक साथ मिलकर कानून बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत बार क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। तो अमेंडमेंट इसी तरीके से नहीं हो जाते, उसके लिए राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट सभी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो तभी कोई ना कोई संविधान में अमेंडमेंट होता है। केवल राज्यसभा को यह अधिकार है कि आर्टिकल 312 के तहत वह अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करे, सर्जन करे। तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब जो राज्यसभा होती है उसको क्या दी गई है, पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 312 के तहत आपके जो यूपीएससी होती है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं तो वही होंगी ना, यूपीएससी, उनका क्या कर सकता है, उनके पदों का सर्जन कर सकता है। मतलब यहाँ से बिल पास होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ से पास होंगी पोस्ट, उसके बाद में पोस्ट निकाली जाती है। तो आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकता है, ये सर्जन कर सकता है। इसीलिए क्या है, राज्यसभा आपका, यहां पर राज्यसभा को आपके अपर हाउस कहा गया है। इसके साथ साथ एक रीजन और भी है, जो आपके, जैसे मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी, जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि आपके देश में 3 तरीके की सूची होती है, जैसे राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो ये राज्यसभा जो है इसको ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो ये क्या कर सकता है, आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय को मतलब यहाँ पर राज्य सूची का जो विषय है उसे क्या कर सकता है, गया है राज्य सूची के विषय को, मतलब एक तरीके से ये समवर्ती सूची में डाल सकता है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल का घोषित कर सकता है। तो राज्य सूची के किसी विषय को क्या कर सकता है, ये मतलब सेंटर को भी दे सकता है। तो ये पावर किसके पास में है, ये पावर आपके राज्यसभा के पास में है। ऐसा अब तक केवल 2 बार हुआ है, 1952 में हुआ था, इसके साथ साथ 1986 में हुआ है। ये लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के किसमें, निर्वाचन में, यानी कि इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जब राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें कौन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपके सभी विधानसभाओं के सदस्य भी आएंगे, लेकिन जो आपके वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, उनके इलेक्शन में आपके जो विधानसभा है उसके सदस्य नहीं आते हैं। लेकिन आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा के सदस्य आएंगे, लोकसभा के सदस्य आएंगे, साथ साथ राज्यसभा के सदस्य आएंगे। तो राज्यसभा किसमें पार्टिसिपेट करेगा, इन दोनों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या हो सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पर मान लीजिए महाभियोग लग गया है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा भी उतना ही पार्टिसिपेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पर कुछ ऐसा हो गया तो वहां पर भी अपनी मतलब भूमिका निभा सकता है। तो ये था आपके राज्यसभा के बारे में जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको भी राज्यसभा के बारे में पढ़ाया है। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो 80 है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें मतलब जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। इसके जो सभापति होते हैं, मतलब जो सभापति होंगे वही क्या होंगे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में जो सेशन होता है उसको कौन आहूत करता है, प्रेसिडेंट आहूत करता है। और ये जो सेशंस होते हैं उनमें 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट राज्यसभा से रिलेटेड जरूरी हैं। ये राज्य सूची के किसी विषय को समवर्ती सूची में ऐड कर सकता है या सेंटर को भी दे सकता है। ठीक है,
और ये अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपर हाउस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका टाइम पीरियड मतलब इसके सदस्यों का टाइम पीरियड 6 साल का होता है, लेकिन इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, ये एक स्थायी सदन है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाई है। अब हम चलते हैं लोकसभा पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अभी मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे कि पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो PA, ठीक है, एक ऐसा है यहाँ पर आपका ए जो है ये 9 जैसा है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल 79 है। पता नहीं मेरे मार्कर को पता नहीं कुछ होया हुआ है, ये चलता ही नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का आर्टिकल जो है वो आपका 80 है। ठीक है, J से 0। इसके बाद अब जो लोकसभा आती है, लोकसभा का जो आर्टिकल देखने को मिलेगा वो आपको 81 देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के तहत आपके देश में लोकसभा का गठन किया गया है। यानी कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 81 के तहत किसका गठन हो गया, यहाँ पर लोकसभा का गठन हो गया है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है, 5 ईयर्स रहने वाला है। तो ये बात आपको याद रखनी है, टाइम पीरियड कितना है इसका, 5 ईयर्स है। राज्यसभा के सदस्यों का टाइम पीरियड कितना था, 6 साल था। वो राज्यसभा का टाइम पीरियड नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसे हम लोकसभा का भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं और लोकसभा के सदस्यों का भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद हम नई लोकसभा का गठन करते हैं, क्योंकि उसमें हर साल मतलब नए मेंबर्स आते हैं, नया इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो हर तरीके से नया होता है। तो भारतीय सदन का क्या कहा जाता है, इसे लोअर हाउस कहते हैं। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है। इसमें जो सदस्य होते हैं, आपको पता होगा आपके देश में वोट होते हैं और सभी लोग वोट देने भी जाते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहां से कोई ना कोई MP जरूर बनता होगा। ठीक है, तो ये MP इसी लोकसभा के सदस्य बनते हैं आगे जाकर। इसमें इसके जो सदस्य हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसे भारतीय संसद का लोअर हाउस के नाम से हम जानते हैं। यानी कि ये क्या है, लोअर हाउस है। और अपर हाउस कौन सा है आपका, राज्यसभा इज अपर हाउस एंड लोकसभा इज लोअर हाउस। तो ये बात याद रखनी है। एंड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। ठीक है, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है ये, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लोकसभा का विघटन कब कर सकते हैं, मतलब लोकसभा को हम कब भंग कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आपके प्रेसिडेंट है, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी कि आप क्या कीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, हमें आगे इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, तो PM की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपको पता होगा आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो किसकी सलाह पर काम करते हैं, PM की सलाह पर काम करते हैं। ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति जी को प्राइम मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कुल सदस्य कितने हैं इसमें, 5। एट प्रेजेंट की बात की जाए तो आज आपके लोकसभा में 543 सदस्य हैं। किसी समय में यहाँ पर मतलब किसी समय में क्या, इससे पिछले कार्यकाल में आपके 545 सदस्य थे, परंतु 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं वो हटा दिए गए, क्योंकि आज आपके यहाँ पर कोई एंग्लो इंडियंस नहीं है, इसलिए हमने इन 2 सीटों को हटाकर कितनी सीट्स कर दी, आज 543 सीट्स कर दी हैं। तो टोटल लोकसभा के सदस्य कितने बनते हैं, 543 बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कि उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में उसकी जो एज है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज कितनी कही गई है, 25। और मैंने आपको राज्यसभा में कितनी एज पढ़ाई है, 30। ठीक है, तो राज्यसभा की 30 है, लोकसभा की कितनी है, 25 है। तो इनकी इतनी आयु होनी चाहिए। इससे अगर कम आयु है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य कब नहीं बन पाएंगे, जब आपकी आयु 25 साल नहीं होगी, और राज्यसभा के मेंबर तब नहीं बन पाएंगे जब आपकी आयु 30 साल नहीं होगी। तो ये सारी योग्यताएं, सारी क्वालिफिकेशन किससे रिलेटेड है, आपके लोकसभा से रिलेटेड है। तो लोकसभा के बारे में आपको याद रख लेना है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ में मिलकर ये क्या करेगी, कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, किसका, कानून बना सकती है। तो जैसा मैंने अभी आपको राज्यसभा में बताया था कि ये किसके साथ में मिलकर काम कर सकती है, लोकसभा के साथ मिलकर काम कर सकती है। उसी तरीके से लोकसभा किसके साथ काम करेगी, राष्ट्रपति के साथ, राज्यसभा के साथ। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धन विधेयक, ठीक है, ये धन विधेयक का आर्टिकल होता है 1110। एक
आपके साधारण विधेयक होते हैं, एक होते हैं आपके धन विधेयक जो मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड होते हैं। ये केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें पारित होंगे धन विधेयक? लोकसभा में पारित होंगे। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है आपका? 110 है। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इस पर ना लोकसभा के स्पीकर के एक तरीके से एक स्टैंप लगा होता है, वहां उनके सिग्नेचर होते हैं जो क्या बताते हैं कि जो ये बिल है वो कैसा बिल है? धन विधेयक है, ठीक है, मनी बिल है, जो कहां पास किया गया है? लोकसभा में पास किया गया है। वैसे टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज के लिए धन विधेयक को राज्यसभा में भी भेजा जाता है, चाहे राज्यसभा उसका जवाब दे या ना दे। 14 डेज का टाइम होता है। अगर राज्यसभा ने मान लो 14 डेज में कोई भी जवाब नहीं दिया है तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो लोकसभा है वो उसे पारित कर देगी, ठीक है, मतलब उसकी हाँ या ना इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज के लिए धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा उसको मना कर सके, वो मतलब उसको मना कर भी देगी ना तो भी उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, तो भी वो पास होगा। इसके बाद मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मंत्री परिषद होता है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ साथ उनकी जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट जो उनका है, उसमें जो भी मंत्री परिषद होंगे वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे? किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के, क्योंकि उन्होंने मतलब जो वो मेंबर्स आए हैं ना वो जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आए हैं, इसीलिए वो जवाबदेह भी किसके लिए है? लोकसभा के लिए है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए भी क्या ला सकती है? प्रस्ताव ला सकती है। यही बात मैंने अभी आपको राज्यसभा के पॉइंट में बताई थी। क्या हो सकता है इनके लिए? मतलब इनके लिए महाभियोग लाया जा सकता है। तो राज्यसभा के लिए भी लाया जा सकता है, राज्यसभा के लिए नहीं, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनके लिए भी कैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है? उनके लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है। अब लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो कैसा होता है? कैबिनेट रैंक का होता है। उसी के साथ साथ जो आपके राज्यसभा में जो मेंबर होगा, अपोजिशन लीडर होगा, वो भी कैसा होगा? कैबिनेट रैंक का होगा, ठीक है। संसद सदस्यों के अधिकार क्या है, यानी कि उनके पास में क्या क्या पावर्स दी गई हैं उन्हें? तो संसद सदस्यों को अधिकार दिए गए हैं, मतलब एमपी को बोलने की स्वतंत्रता। जो एमपी बनेगा वो क्या कह सकता है? अपनी बात को पूरे मतलब एक तरीके से पूरी फ्रीडम के साथ में बोल सकता है लोकसभा में, ठीक है। तो एमपी के पास बोलने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद संसद के किसी भी सदन के अनुसार छापी गई कोई रिपोर्ट है, जैसे पर्चा है या कोई कार्रवाई है, उसके विरुद्ध क्या नहीं होगा? न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी, मतलब उसके लिए एक तरीके से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, बिना सूचना के। अब मान लीजिए कोई भी सदस्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता कितने टाइम पीरियड के बाद में रद्द की जा सकती है। मान लीजिए कोई एमपी है और वो 60 दिन तक क्या रहा है? अनुपस्थित रहा है, यानी कि वो 60 दिन तक लोकसभा में नहीं गया या राज्यसभा में नहीं गया है, तो उसकी और वो बिना बताए एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? वहां से रद्द हो जाती है, ठीक है। मतलब यानी कि वो एमपी की पोस्ट पर फिर नहीं रहेगा। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, बिना बताए आप एब्सेंट रहते तो आपका नाम काट दिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा कि अगर कोई मेंबर 60 डेज तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। और सेकंड कंडीशन है, मान लीजिए वो किसी और पार्टी से और किसी और पार्टी को वोट दे देता है तो क्या होगा? उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन है तो उसने किसी और पार्टी को वोट दिया या किसी और का समर्थन कर देता है, उसके साथ में बोलता है, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता है, उनके मेंबर्स के बारे में गलत बोलता है, तो भी ऐसी कंडीशंस में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसके बाद है लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो जितने भी आपके लोकसभा के सदस्य बनते हैं उनको शपथ दिलाने का काम आपके कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन करेंगे शपथ दिलाने का काम? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर ना सबसे एज्ड इंसान बनाया जाएगा और ये ऐसा सदस्य होता है, मतलब ये जैसे मान लीजिए आपकी जैसे लोकसभा नई लोकसभा बनी है और नई लोकसभा बनी है तो किसी न किसी अध्यक्ष की नीड होगी, लेकिन सबसे पहले वो नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट किया जाता है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो एज्ड होता है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो उसे क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और ये क्या करेगा? इन सबको क्या दिलाता है? ओथ दिलाने का काम करता है, यानी कि शपथ दिला देगा। तो सभी के सभी सदस्य किसके रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इसके बाद में इन्हीं में से कौन क्या क्या बना दी? इसके बाद में क्या बनते हैं? लोकसभा का कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, जो आपके अध्यक्ष होते हैं और जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं ये किसकी तरह शपथ लेते हैं? एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। तो ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, आपके 5 इयर्स का होता है। लोकसभा का स्पीकर अपनी शपथ एक संसद के सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। यही बात मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपनी शपथ कैसे लेता है, संसद के सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। तो ये बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्याग पत्र की। अध्यक्ष जो है ना वो किसे अपना त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र देता है, वो अध्यक्ष को देता है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है, तो इसका काम कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष इसका काम संभालते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने अभी जो आपको बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे बहुत जरूरी हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। ठीक है, इसको पढ़कर जाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी SST में हमारी 2 से 4 क्लासेस और रहेंगी ये पॉलिटी की, जो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पिछली बार भी मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब ये क्लास रेगुलर रहेंगी, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी को पता है। तो अब आप अच्छे से अपनी मतलब रेगुलर तैयारी कीजिएगा। अब मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, बट मैं अब कोशिश करूंगी आपकी डेली क्लास लेने की। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।